आप सबका आज की इस विशेष परिचर्चा में स्वागत है। आज का चर्चा के लिए विषय है भारतीय लोकतंत्र में सोशल मीडिया। सोशल मीडिया दरअसल इस समय पूरे देश में चर्चा का मुख्य मुद्दा, बहस का मुख्य मुद्दा बना हुआ है। बहस का मुख्य मुद्दा इसलिए बना हुआ है कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए जो कि 26 मई से प्रभावी हो गए हैं। सोशल मीडिया के बहुत से प्लेटफॉर्म ने उन आदेशों को मान लिया, उन निर्देशों को मान लिया है, लेकिन बहुत से उस पर राजी नहीं है। कुछ ने याचिकाएं भी सर्वोच्च न्यायालय में दायर की हैं। समाज भी इस मुद्दे पर बटा हुआ है। समाज में बहुत से लोग दिशा निर्देश के समर्थन में है, अंकुश लगाए जाने के समर्थन में है, तो बहुत से लोग वर्तमान परिस्थितियों में जो अंकुश लगाने की प्रक्रिया है उसके टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। साथियों, यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 21वीं सदी की दुनिया सोशल मीडिया की दुनिया है। वर्तमान दौर में सोशल मीडिया लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हाल के वर्षों में सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। देश और दुनिया के अमूमन सभी राजनेता, चाहे देश हो, चाहे भारत के हो, चाहे दूसरे देशों के, सभी राजनेता सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं और उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है। हमेशा इसी एक ही पैमाने से आंका जाता है कि वह सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर पे हो, चाहे फेसबुक पर हो, उनके कितने फॉलोअर हैं। यहां तक कि बहुत से राजनीतिक दलों ने तो अपने आईटी सेल भी खोल रखे हैं। आईटी प्रोफेशनल को बड़ी बड़ी मोटी तनख्वाह पर वहां पे नियुक्त किया जाता है, जो कि पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में करते हैं। सोशल मीडिया वैचारिक अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बन चुका है और इसने समाज के हर आयु वर्ग को हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने का मौका दिया है। खास तौर पर इस देश का जो वंचित, शोषित, वंचित समाज है, जो बहुजन समाज है, जैसे मीडिया की जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा के मीडिया ने कभी भी तवज्जो नहीं दी है, उसे हमेशा इग्नोर किया है, उनके मुद्दों को इग्नोर किया है। उनके मुद्दों पर वो चर्चा कराते हैं तो केवल अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कराते हैं, और जैसे उनको लगता है कि अब और अधिक चर्चा कराने से वंचित समाज को फायदा होगा, वो उस चर्चा को वहीं रोक देते हैं। ऐसे वंचित समाज को सोशल मीडिया ने न केवल अपनी बात रखने का मौका दिया, बल्कि उनके रक्षक के रूप में भी ये खड़ा हुआ है। एक शोध के मुताबिक देश के जो शहरी इलाके हैं उसमें प्रत्येक 4 में से 3 युवा किसी सोशल मीडिया के किसी न किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, या कह सकते हैं कि लगभग 84% युवा आबादी जो है वो मोबाइल फोन के माध्यम से सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, ट्विटर है, इन सबसे जुड़ा हुआ है। वैसे तो विश्व भर में 200 से अधिक सोशल नेटवर्किंग साइट हैं, लेकिन मैंने नाम उनके लिए हैं जो कि देश में लोकप्रिय हैं। सोशल मीडिया समाज में, खासतौर पर राजनीति में कितना अहम रोल निभाता है उसका सबसे बड़ा उदाहरण अन्ना आंदोलन है, निर्भया आंदोलन है और 2 अप्रैल 2018 का दलित समाज का आंदोलन है। अन्ना आंदोलन में तब भी अन्ना हजारे का नेतृत्व था, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी जैसे सशक्त लोगों की एक टीम थी, लेकिन निर्भया आंदोलन और 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इनमें कोई भी नेतृत्व नहीं था। केवल सोशल मीडिया ने के वजह से ये आंदोलन सफल हुए थे। तो अन्ना आंदोलन और निर्भया आंदोलन, खासतौर में 2014 के चुनाव के संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार के विरोध में माहौल बना। अन्ना आंदोलन, निर्भया आंदोलन ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई और उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ था वो सोशल मीडिया का था। लेकिन साथियों, जो सोशल मीडिया किसी राजनीतिक दल के समर्थन में जनता का मूड बना सकता है, तो वही सोशल मीडिया उसी राजनीतिक दल के विरोध में जनता को खड़ा भी कर सकता है। और इसका उदाहरण 2 अप्रैल 2018 की घटना है, जिसका मैंने अभी अभी जिक्र किया है। 2018 को 2 अप्रैल को जो दलितों का आंदोलन हुआ था सड़कों पर उतरकर, उसके पीछे सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश था जो कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर करने वाला था।
उस आंदोलन, उस सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के विरोध में तमाम समाज से तमाम मांग की गई, संसद से, सरकार से, कि कोई भी कानून हो उसमें बदलाव की ताकत, बदलाव की शक्ति केवल संसद के पास होती है। सर्वोच्च न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है संसद द्वारा बनाए हुए कानून में बदलाव लाने की। और चूंकि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट संसद द्वारा पारित है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का आदेश गलत है। उसको निष्प्रभावी करने के लिए संसद में नया बिल लाकर उसे पारित कराया जाए, जिससे कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश निष्प्रभावी हो जाए। लेकिन सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूरन होके 2 अप्रैल 2018 के दिन पूरा SC समाज सड़कों में उतर आया, जबकि कोई भी बड़ा नेतृत्व उनके आगे नहीं था, किसी ने कोई आह्वान नहीं किया था। केवल सोशल मीडिया के द्वारा लोगों ने आपस में संपर्क किया और ये डिसाइड किया कि 2 अप्रैल को उन्हें संघर्ष करना है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, और सड़कों पर उतरे। बड़ा संघर्ष हुआ, हिंसा भी हुई, उनके ऊपर हमले भी हुए SC समाज के ऊपर, लेकिन वो झुके नहीं और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा, संसद में एक बिल लाना पड़ा सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को पुराना रूप बहाल करने के लिए। ऐसे में एक प्रश्न उठता है कि इस समय हमने देखा कि किस प्रकार जो सोशल मीडिया है सरकार के समर्थन में भी माहौल बनाता है, सरकार को भी मजबूर कर देता है जनता की मांगों के सामने झुकने के लिए। तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि जिस प्रकार सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव में उसे मुंह की खानी पड़ी और बाद में तमिलनाडु और केरल में मुंह की खानी पड़ी, और सबसे बड़ा जो नकारात्मक परिणाम सरकार के लिए आया वो बंगाल का चुनाव था। बंगाल में पूरी ताकत लगाने के बाद सरकार की कृपया उनको मुंह की खानी पड़ी, और वो भी ऐसे टाइम पे जब कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी, और उसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना में वो विशेष ध्यान नहीं दे पाए और पूरा जनता जो है सरकार के विरोध में खड़ी हो रही है, वो पूरा माहौल बन रहा है, सरकार का लोकप्रियता ग्राफ गिर रहा है। तो ऐसे में कहीं उस लोकप्रियता के गिरते हुए ग्राफ को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर नकेल तो लगाने का प्रयास नहीं हो रहा है। कहीं ये प्रयास तो नहीं हो रहा कि कहीं उस लोकप्रियता का जो ग्राफ गिर रहा है उसमें सोशल मीडिया और बड़ी भूमिका अदा कर दे, या सोशल मीडिया का सहारा लेकर लोकप्रियता को, ग्राफ को फिर से ऊंचा करने का प्रयास करने के लिए ये अंकुश लगाने का प्रयास हो रहा है। और जो परिस्थितियां हैं उनमें जिस तरीके का ये आदेश आया वो निश्चित रूप से ये शंका होती है, क्योंकि जैसे संबित पात्रा का जो कांग्रेस पर आरोप लगाने का एक टूल किट का मामला आया, उसमें जैसे ही ट्विटर ने उसको मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया, वैसे ही दिल्ली पुलिस ट्विटर के ऑफिस में पहुंच गई उनको परेशान करने के लिए, और जिस तरीके से गई वो भी शंका पैदा करती है। एक तरीके से सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं से धमकाने का प्रयास तो किया गया था। तो ये सारी शंकाएं हैं और इसमें कोई शक नहीं। मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूं कि सोशल मीडिया के बहुत सारे नकारात्मक पहलू हैं, बहुत सारी कमियां सोशल मीडिया में हैं, उन पर अंकुश लगना चाहिए, लेकिन वह अंकुश लगते समय जो उद्देश्य होना चाहिए उस उद्देश्य में ईमानदारी होनी चाहिए और वह पारदर्शिता के साथ सारी नीतियां लागू की जानी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष के साथ भी चर्चा होनी चाहिए, विभिन्न समाज के बुद्धिजीवियों के साथ भी चर्चा होनी चाहिए और ईमानदारी के साथ अंकुश लगाने का प्रयास होना चाहिए। तब कोई भी सवाल नहीं खड़ा करेगा। तो इन सारे मामलों पर विचार करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे साथ 2 मेहमान हैं। अनिल चामड़िया जी भी वरिष्ठ पत्रकार जो है वो भी थे, लेकिन वो कारण हमारे साथ आज मौजूद नहीं है। अरुण माझी साहब हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ पत्रकार हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और सोशल एक्टिविटी में बहुत सक्रिय रहते हैं, लगातार सक्रिय रहते हैं। वैसे तो बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में भी सक्रिय रहते हैं और हमेशा पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। वो कानून के जो दिशा निर्देश, उनके कानूनी पहलू के बारे में भी अपने विचार रखेंगे। हमारे साथ पटना से संजय कुमार जुड़े हुए हैं, जो भी हैं, पत्रकार भी हैं
और दलित मुद्दों के ऊपर उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हैं, उनकी पुस्तक भी आई है, और वो इस इन सवालों का भी जवाब देंगे। तो मैं सबसे पहले संजय जी के पास आता हूं। संजय जी, आप बताएं कि जो सोशल मीडिया है उस पर अंकुश लगना चाहिए, तो इसमें सभी होंगे, लेकिन अंकुश लगाने का कहीं कोई जो रणनीति है, कोई इस कारण तो नहीं है कि इस बीच जिस तरीके से 2 अप्रैल 2018 के दिन एससी समाज सक्रिय हुआ और उसने सरकार को झुकने के लिए बात कर दिया, या जिस तरीके से बहुजन मीडिया, जो मुख्य धारा का मीडिया, वो तो की आवाज को कोई तवज्जो देता नहीं, और इस बीच सोशल मीडिया में बहुत सारे उसमें यूट्यूब पर ही बहुत सारे चैनल हैं, वो हमारी आवाज को उठा रहे हैं, तो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और हम अपनी आवाज, जो मुख्य मीडिया जो तवज्जो नहीं देता, हम सोशल मीडिया के द्वारा अपनी आवाज उठाने में सफल हो रहे हैं। तो उसके लिए तो ये सारे मामले नहीं है। आप जो दिशा निर्देश पर और बहुजन मीडिया पर, इन सारे पर अपने विचार रखें। संजय जी। शुक्रिया। जय भीम साथियों। सबसे जो आपने एक अहम बात कही अपने संबोधन में कि अगर सोशल मीडिया बहुत ताकतवर हो चुका है और इसे अब हिला पाना बहुत ही मुश्किल बात है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप देखिए कि आपने खुद ही कहा कि जिस तरह से एक सरकार के खिलाफ जब मीडिया खड़ी हुई तो उसे हिला दी, अब दूसरी सरकार उस मीडिया पर अंकुश लगाना चाहती है। ये एक जो आरोप या कह सकते हैं कि कुछ लोग इसे अच्छा मान रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत मान रहे हैं, पारदर्शिता की भी बात सामने आ रही। तो सरकार का तो ये काम है कि जब उस पर हमले होंगे, उसके सवालों पर हमले होंगे, उसकी नीतियों पर हमले होंगे, या देश का सवाल जब आएगा तो वो चीजों को उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारे साथ अरुण मांझी जी भी बैठे हुए हैं, कानून हमारे साथ है, कानून इस पक्ष को देखेगा, और हमारी जो आपने सही कहा कि जनता से पूछना चाहिए, बुद्धिजीवियों से भी बात करनी चाहिए कि कैसे हम इसे ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी लाएं और करें। लेकिन इन तमाम बातों में आप देखेंगे कि जो आज के जो सोशल मीडिया है उसके सब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों सरकार ही इस्तेमाल नहीं कर रही है, आपने कहा राजनीतिक दल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे बड़ा मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, बहुजन, तो बहुजनों के खिलाफ सोशल मीडिया बहुत ही एग्रेसिव रूप में है। ये सही बात है कि आज बहुजनों ने एक अपना मीडिया खड़ा कर दिया है सोशल मीडिया पर, खासकर यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब के ऐसे ऐसे चैनल हैं, आपको जब देखिए उसके लाखों सब्सक्राइबर हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उन लोगों ने अपने वजूद को खड़ा किया है, और हो सकता है कि उन्हें घेरने की कोशिश की हो रही है। हाल में मंत्रालय की तरफ से भी एक इस तरह कुछ निर्देश भी आया था कि सारे लोगों को अपनी सूचनाएं देनी होंगी। मंत्री महोदय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो सरकार के पास तमाम सूचना है, लेकिन जिसका डर है कि अंकुश लगा दिया जाएगा, ये मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोकतंत्र, जो हमारा बहुत बाबा साहब ने जो एक लोकतंत्र की जो गढ़ी है, रूपरेखा गढ़ी है, उसमें संभव नहीं लगता है कि किसी को रोका जाए। लेकिन रोकने की जो बात है, मैंने खुद एक किताब लिखी थी, मीडिया में दलित ढूंढते रह जाओगे। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि बहुजनों का सवाल तो सरकार का नहीं है। सरकार के खिलाफ अगर सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं तो उन पर अंकुश लगाने के लिए कानून आ रहा है, लेकिन ये कानून बहुजनों के खिलाफ जो साजिश हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, उसके खिलाफ क्यों नहीं कोई इस तरह का कदम उठाया जाता है ताकि उन्हें रोका जाए। मैंने ये काफी 2011-12 में एक लिखा था, सोशल मीडिया पर किस तरह से दलित विरोधी चीजें गढ़ी जाती है। मैं दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसमें सवाल उठाते हैं लोग। जैसे आपने बात की आरक्षित SC/ST एक्ट को लेकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट 2 अप्रैल की आपने चर्चा की और लोग सड़कों पर उतरे और झुकना पड़ा। ये सोशल मीडिया का है, लिखा जा रहा है कि आरक्षण हटाने की खातिर बस एक जुनून चाहिए जिसमें हो उबाल, ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आवेगा जमीन पर, बस इरादों में जीत, खून चाहिए,
दोस्तों अभी नहीं तो कभी नहीं, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। ये आरक्षण के विरोध में जो लोग हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं। कई कार्टून डाले गए, टॉम एंड जेरी के कार्टून डाले गए सोशल मीडिया पर, फेसबुक की मैं बात कर रहा हूँ, उस पर डाले गए। उसमें बताया गया कि एक सीढ़ी जो बनी हुई है, लकड़ी की सीढ़ी है, वो जो है आपको लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई है, और वो लकड़ी की सीढ़ी है जनरल के लिए, और सीमेंटेड सीढ़ी है वो ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए जो है सीधा जो है एक सीढ़ी बनी हुई है, जो सीधे लिफ्ट बनी हुई है, जो सीधे पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा शर्मनाक इस सोशल मीडिया के देखिए प्रयोग के इस्तेमाल का, अगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर आरक्षण विरोध के समय किया गया, बहुजनों के खिलाफ किया गया, एससी एसटी के खिलाफ किया गया, हम हजारों साल से गुलामी की नजरिए बंधे रहे, सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया। और मैं चौंकाने वाला एक आंकड़ा बता सकता हूं, मैंने इस पर काम किया था, अनिल चमड़िया जी ने भी काम किया था, योगेंद्र यादव की भी टीम ने काम की थी, कि मीडिया में दलितों को ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे। सरकारी सेवा में, खासकर केंद्रीय सरकारी सेवा में जो सूचना सेवा में लोग आते हैं, उसमें 20% लोग आरक्षण से सीधे ग्रुप बी अधिकारी में आते हैं। तो वहां प्रावधान है तो आ गए। निजी मीडिया में से कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है। दूसरा एक कार्टून और छपता है जिसमें एग्जामिनेशन हॉल में दिखाया जाता है कि किस तरह से तस्वीर है, देखिए कि मेहनत कर रहे हैं लड़के, पढ़ रहे हैं, जनरल के लोग और ओबीसी एसटी के लोग जो है बैठे हुए हैं, आराम से परीक्षा में पास कर जाते हैं, उनको जगह मिल जाती है। और एक शर्मनाक चीज जिसमें इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने लिखा है ब्राह्मण मचलते हैं तो देश मचलता है, ब्राह्मण बिगड़ते हैं भूचाल आ जाता है, ना करो कोशिश ब्राह्मणों को बदलने की, क्योंकि ब्राह्मण बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, जागो ब्राह्मण, जागो स्वजन गौतम समाज। ये एक देखिए ये है सोशल मीडिया पर तैरता रहता है, और इस तरह की तमाम चीजें तैरते रहते हैं, खासकर बहुजनों के खिलाफ, बहुजन को रोकने के खिलाफ एक साजिश के तहत सब देखी जाती है। और उन्हें जो रोकने की जो साजिश होती है, और फिर मीडिया, जो मुख्य धारा की मीडिया है, वो आंख बंद किए हुए है। और ऐसे में अगर कोई बहुजन वर्ग से अपनी बात को उठाता है, लिखता है, जय भीम बोलता है, तो उसके खिलाफ में सवाल उठने लगता है, दूसरे नारे आने लगते हैं, ये बोलकर दिखाओ, और वहीं पर उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से सड़क पर लोग उतरे और जवाब दिया और गोलबंद हुए, उसमें केवल और केवल एससी एसटी के लोग थे, कोई नेता नहीं था, ये सच्चाई थी, मैं भी उसका गवाह था, मैंने भी पटना में देखा था किस तरह से उसके भी बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन सोशल मीडिया ने एक मजबूत स्तंभ दिया, उन्हें लोगों को घेरा। तो मेरा बस यहाँ पर एक ही चीज है कि अगर सरकार किसी को जबरन किसी चीज को थोपती है तो बहुत मुश्किल है। एक आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ, चौंकाने वाला आंकड़ा भी कह सकते हैं, या सब लोग जानते हैं, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कि अभी हमारे देश में लगभग 54 करोड़ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, 45 करोड़ यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक 41 करोड़ लोग चलाते हैं, इंस्टाग्राम 21 करोड़ लोग चलाते हैं, ट्विटर सबसे कम 1.5 करोड़ लोग चलाते हैं। ये जो तमाम हंगामा जो मच रहा है यूट्यूब को ले, ट्विटर को लेकर, लेकिन सोचिए कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो चीजें चलती हैं, उस पर सरकार को तो ये भी चाहिए कि आप इनको रोकें। जो बहुजनों के विरोध में है, समाज में जो हाथी पर लोग हैं, उनके जो खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं, उन्हें रोकने की जो साजिश हो रही है, उसे उस पर अंकुश लगाने की तो पहल होनी चाहिए। तो जिस तरह से आपने कहा कि अगर सरकार जबरन किसी चीज को थोपेगी तो जनता उसको जवाब देगी, और सरकार के भी कुछ पक्ष हैं अपने की, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उनके सवालों को गलत ढंग से पेश किया जाता है, और ये सच्चाई भी है। कई दफा हम लोगों ने बहुत नजदीक से भी देखा है, चाहे वो सरकार के इश्यूज हो या फिर व्यक्तिगत इशू हो, उसे लोग तोड़ मरोड़ कर आपको सोशल मीडिया पर पेश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ घटाव करते हैं, एडिटिंग करते हैं और उसे पेश कर देते हैं। तो ये इन सब चीजों पर अंकुश लगनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि कानून को इसमें सामने आना चाहिए। अगर कोई गलत है तो गलत है, ये मेरा सवाल। जी कटेरी साहब। हाँ, धन्यवाद संजय जी।
मैं मांझी साहब से अनुरोध करूंगा। मांझी साहब, ये जो इसके संजय जी ने इसके जो बहुजन सवालों को ध्यान में रखते हुए मीडिया का क्या रोल है उस पर बताया। आप जो वर्तमान निर्देशों के बारे में भी बताएं, और जो ये भक्ति और निजता के सवाल, जो राइट टू प्राइवेसी का जो मुद्दा उठाया जा रहा है, व्हाट्सएप ने उस पर किया, उसमें बहुजन पर बहुजन के जो मुद्दे हैं उन पर भी तो आंच आ सकती है। अगर ये अधिकार मिल जाता है कि कहां से कोई व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट आई या उसका ओरिजिन कहां से है, तो सबसे ज्यादा तो हमारे लोगों पर ही आज आएगी, क्योंकि जो सत्ता के समर्थन में पोस्ट डाल रहे हैं उनके उनसे तो कोई पूछा नहीं जाएगा। वैसे भी जैसे 400 ट्विटर अकाउंट बंद किए गए, उसमें अधिकांश एससी ओबीसी के ही थे। तो ये कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अपना जरा विस्तार से बताएं कि किस प्रकार से ये सोशल मीडिया बहुजन समाज के लिए आवश्यक है, और क्यों ये जो अंकुश लगाने का प्रयास का कितना खामियाजा हमें अपना पड़ सकता है। सबको शुक्रिया। तो पहले तो एक बात है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हमारी जो आजादी है बोलने का, हमारा मन में क्या है, इसको इसको सबके पास पहुंचाने के लिए जो आजादी है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19, particularly Article 19 is a fundamental right, freedom of certain rights regarding freedom of speech etc. ये जो पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हुआ था, उसके बाद भी इसको अमेंडमेंट हुआ है। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक रूल्स लेके आए हैं, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर ये रूल्स 2021 फरवरी महीने में लेके आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स को है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 21। ये रूल में जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में, ये डेफिनेशन इतना बड़ा डेफिनेशन आज तक कोई कानून का इतना क्लॉज डाला नहीं है। इसमें लगभग 30 से मोर ज्यादा क्लॉज लगा है इसको रेगुलेट करने के लिए। इसका तो मेनली जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो क्लॉज में जो सेक्शन 2M, intermediary shall have the same meaning assigned to its clause W subsection 1 of section 2 of the act। इसके एक्सप्लेनेशन में भी बताया, for the purpose of this rule an intermediary includes, ये रूल्स को लेने आने जो लेके क्यों आए हैं, इसको कंट्रोल करना है। वेबसाइट, all the application, portal, social media, networks, media, sharing website, blogs, online discussion, format other such other functions similar intermediaries। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, अभी हम लोग 3 लोग मिलके जो बात कर रहे हैं, इसको भी कंट्रोल करेंगे। कितना भयंकर, कितना भयंकर सोचिए। एक कंप्लीटली हमारा फंडामेंटल राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसका पूरा से पूरा इसका खिलाफ ये जो रूल्स बनाया, इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? जो पूंजीपति वर्ग
उसके कब्जा में सारी प्रिंट मीडिया, सारी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उसका कब्जा में है। और वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो भूमिका है वो पूंजीपति का स्वार्थ के लिए, और जो पूंजीपति के स्वार्थ के लिए हमारी राष्ट्र खड़ा है उसको सेवा करने के लिए ये प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम कर रहा है। और आज जो एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जो साइंस का जो डेवलपमेंट होता है, वो साइंस का डेवलपमेंट के होने के साथ साथ साइंस का जो फायदा आम जनता के पास चला जाता है। और साइंस को डेवलप करने के साथ साथ पूंजीपति वर्ग उसको मुनाफा करने के लिए भी काम में लगे हुए हैं। आज जो साइंस का डेवलपमेंट के कारण से सारी जो मोबाइल फोन, सारी इंटरनेट, सारी जो सोशल मीडिया, वो साइंस के डेवलपमेंट में है। और पूंजीपति वर्ग उसको डेवलप किया है उसको मुनाफा के लिए। फिर क्या है, वो सोशल मीडिया आम जनता के कंट्रोल में आए, आम जनता उसको उपयोग में आए, उसको व्यवहार करते हैं आम जनता। इसी कारण से पहली जो कठेरिया साहब बताया, जो भारत में जो प्रयोग हुआ है, अन्ना हजारे का मूवमेंट, निर्भया का मूवमेंट, 2018 में जो तफसील जाति, अनुसूचित जाति, ये सब के लिए जो कानून है हमारा, जो प्रिविलेज है हमारा, ना प्रिविलेज नहीं, हमारा जो राइट है, वो राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए आम जनता के हाथ में टूल्स आ गया था और वो टूल्स को उपयोग किया है। इसी कारण से जैसे आज देश में जो वातावरण चल रहा है, जैसे इतना वातावरण है देश में, जैसे पार्लियामेंट को, जैसे जुडिशियरी को, सबको शासक वर्ग, भारत में जो शासक वर्ग अपना कब्जा में लेके कोशिश कर रहा है। और वो कब्जा तो ऑर्डिनरी होता नहीं। कब्जा को करने के लिए जो कानून लेके आना पड़े वो यही कानून है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडियरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 21। कारण क्या है, जो शासक वर्ग, जो सरकार जो चला रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी, वो देख रहा है जो सोशल मीडिया के मार्फत जनता की आवाज जो बुलंद होते हैं वो जल्दी जनता के सामने पहुंच जाते हैं। जनता की जो ग्रीवांस होते हैं, गरीब को, मजदूर को, समाज में जो दावे कूचे जो जनता होता है, जो आदमी होता है, जैसे हमारी परिभाषा में वर्किंग मास होता है, जो काम करने वाली जनता, जो उत्पादन करते हैं समाज को बचाने के लिए, जो मजदूर, किसान और सारी जो मिडिल क्लास का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो लोग हैं, वो सरकार की जो कमियां हैं, सरकार की जो करप्शन होते हैं, उसको तुरंत वो भेज देते, जनता के पास पहुंच देते हैं। उसको कंट्रोल करना है। एक तो आज जो सिचुएशन पैदा हुआ है, ये भयंकर सिचुएशन है। ये भयंकर सिचुएशन में मैं एक जो आर्टिकल 19 के बारे में जो बताया, जो हमारा फंडामेंटल राइट, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसको अमेंडमेंट, पहली अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में, इसको अमेंडमेंट हुआ है पार्लियामेंट में। और वो पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ था, बेहतरीन डिबेट हुआ था। वो डिबेट में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसी समय प्राइम मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर भी थे, और एक स्टॉलवर्ड श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये तीनों का जो डिबेट आप देखिए, कितना इंपॉर्टेंट डिबेट।
उसी समय जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू बताया था, जो मैं वेरी इंटरेस्टिंग, मैं जो देख रहा था, जो एक डिबेट में जैसे कैसे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बचाने के लिए इसका भूमिका क्या होता है आज, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसी समय जवाहरलाल नेहरू भी बताया। तो उसको जिस्ट में बोल रहा हूँ। पंडित नेहरू बताया था, जो हम लोग तो लड़ाई लड़े, आजादी को लड़ाई लड़े, क्यों लड़ाई लड़े? हमारी स्वाधीनता के लिए, हमारे फ्रीडम के लिए, हमारी लिबर्टी के लिए तो हम लोग लड़ाई लड़े। अरे हमारा फ्रीडम और लिबर्टी हमारा कोर है। हम जानते हैं, जनता जानते हैं, जो फ्रीडम का कोई लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन भी है और लिमिटेशन भी नहीं है। वो लिमिटेशन तो जनता ठीक करेंगे। और जनता जो होता है, भारत की, सारा दुनिया की भी जनता, कारण एक जो जनवादी स्टेट होता है, वो जनवादी स्टेट में जनता का भूमिका, वो अपना ही वो लिमिटेशन जानते हैं, कितना लिमिटेशन में उसको काम करना है, कारण हमारी प्रैक्टिस में आए हैं। अरे डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में। हमारी जनवादी स्टेट को बचाने के लिए जो फ्रीडम होता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच जो होता है, ये जनवादी स्टेट को बचाते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी बाँचे हैं। फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये डेमोक्रेसी का पार्ट होता है। और हमारी जो देश है, भारत एक जनवादी देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। जनता की आवाज केवल पार्लियामेंट में नहीं है, जनता की आवाज हर जगह में बुलंद होना चाहिए। इसीलिए हम लोग सोशल मीडिया को उपयोग कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया के ऊपर जो रूल लेके आके आ रहे हैं, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का कंट्रोल केवल ये नहीं है जो हमारा जो क्या लिखना, एवरी सोशल मीडिया को देखिए, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, पोर्टल मीडिया है, वेबसाइट है, ब्लॉग है, सारी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। ये कितना भयंकर है। फिर आप लोग जानते हैं, जो दिल्ली हाईकोर्ट में ऑलरेडी व्हाट्सएप एक मुकदमा डाले हैं। वो मुकदमा क्या है, वो ये जो रूल में क्लॉज 4 सब क्लॉज 2, वो भी क्या है, वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम of speech and expression, as it chills when lawful speech. Citizen will not speak freely for fear that their private speech, private communication will be traced and used against them, which is an unethical, the very purpose of end-to-end encryption. ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहां से सोशल मीडिया में कोई एक आर्टिकल, कोई मान लीजिए हमारा जो SC/ST का जो डिमांड है, हमारी SC/ST एक्ट को वायोलेट हो रहा नहीं, वायोलेशन हो रहा है। जैसे हमारा कानून, एक सिंपल बात है, गवर्नमेंट नौकरी में, सरकारी नौकरी में हमारी जो रिजर्वेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% SC के लिए और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% जो रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 27% जो रिजर्वेशन है, सरकारी नियोग में इसका हो रहा कि नहीं हो रहा है, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन हम लोग जनता के पास भेजेंगे, उसको भी कंट्रोल करेंगे। इसको सिंपल, हमारा लेजिटिमेट, हमारा फंडामेंटल राइट, हमारा केवल नहीं है, हर जगह में। एक बच्चे जो 11 स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, क्लास 10 में पढ़ेंगे, उसका जो स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
उसका भी यूनिवर्सिटी में उसको रिजर्वेशन मिलना कि नहीं मिलना है, ये सारी चीज जुड़े हुए हैं। इसको क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? इसको कंट्रोल कर रहे हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, सो मेनी स्टेट गवर्नमेंट, वो भी SC ST का रिजर्वेशन मेंटेन कर रहा नहीं, वो एडहॉक बेसिस से अपॉइंटमेंट दे रहा है। अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ये कंप्लीटली वायोलेशन ऑफ हमारा जो पब्लिक सर्विस का जो वायोलेशन है सारी कॉन्ट्रैक्ट को वो कर रहे हैं। इसको लेके लिखना, सब कुछ करना, जनता को देखिए, ये तो सब सारी न्यूज प्रिंट मीडिया में आ रहा नहीं। हम लोग प्रिंट मीडिया में एडिटोरियल में चिट्ठी भी लिखेंगे, सोशल मीडिया में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, उसको पब्लिश भी हो रहा नहीं। ये मैं ज्यादा कुछ बेहतरीन कुछ बात कर रहा नहीं। हमारा जो लीगल राइट है, हमारा रिजर्वेशन एक लीगल राइट है, ये हमारा कानून हमको दिया है, हमारा संविधान हमको राइट दिया है, वो वायोलेशन के बारे में भी हमको बोलना नहीं है। फिर आज क्या है, जो कोविड सिचुएशन में आज वैक्सीन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, किसको वैक्सीनेशन हो रहा है, किसके पास पैसा नहीं है, मजदूर का खाने का पैसा नहीं है, ये सारी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं स्टेट। हमारे जो फंडामेंटल है डेमोक्रेसी का, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फंडामेंटल है डेमोक्रेसी, हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, जस्टिस, सबको कंट्रोल कर रहे हैं। कारण हमारे पास एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन नहीं है तो हमारा डेमोक्रेसी कैसे बचेगा? तो इसको तो देखिए, कम से कम व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, उसको जो एफिडेविट दिया है, उसको पिटीशन में बताया, जो केवल ऐसा नहीं है। हम लोग व्हाट्सएप कौन सर्कुलेट कर, जैसे इंडिजिनियस पीपुल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, इसका जो आर्टिकल भी हम लोग पब्लिश करते हैं, इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आरओ बोल रहे हैं जो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, उसको 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 हमको जो चेन है, उसको चेन को हम लोग चाहिए, ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है। ठीक है, एक ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, उसको चेन मांगने के कारण क्या है? जो लिखेंगे उसको पकड़ेंगे, जो ओरिजिनेट वो फेसबुक में डालते हैं, जो ओरिजिनेट व्हाट्सएप में डालते हैं, जो ऑथर होता है उसको, उसके ऊपर यूओपीए लगा देंगे, देशद्रोह को मामला लगा देंगे। ये देखिए कितना भयंकर स्टेट का रूप है। हम लोग जिंदगी में कभी सोचा नहीं एक डेमोक्रेटिक स्टेट में कैसे सरकार सोशल मीडिया को कंट्रोल कर। हमारा पास तो कोई मीडिया नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया मेरा पास नहीं है, हमारा पास प्रिंट मीडिया नहीं है। साइंस को डेवलपमेंट के कारण से पूंजीपति वर्ग साइंस को डेवलपमेंट के जनता के हाथ में दे दिया, उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं। साइंस का डेवलपमेंट, साइंस तो कुछ स्टेट के लिए नहीं है, दुनिया में जो साइंस का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट सारी जनता के लिए डेवलपमेंट है। और साइंस को डेवलपमेंट के साथ साथ दुनिया में डेमोक्रेसी को डेवलपमेंट हुआ है। साइंस के डेवलपमेंट का ऐसे कारण से तो डेमोक्रेसी का डेवलपमेंट, डेमोक्रेसी के साथ साथ साइंस भी एक पार्ट है। ये देखिए, इसको हम लोग रुक रहा है। कारण क्या है? हमारी जो आवाज, जनता की जो आवाज, गरीब का जो आवाज, मजदूर के जो आवाज, पिछड़ा को जो आवाज, हम लोग समाज में हमारा आवाज बुलंद करते हैं हमारे डेमोक्रेसी के लिए। अरे हम तो क्रांति की बात कर रहा नहीं, हम तो जो क्रांति होता है वो तो रेवोल्यूशन रशिया में हुआ है, चाइना में हुआ है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है साइलेंट रेवोल्यूशन। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमको मिला है, ये साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ आवर कंट्री। ये साइलेंट रेवोल्यूशन से हमारी देश का जो पिछड़ा वर्ग, देश का जो दबे कुचे लोग, वंचित लोग, उसका एक स्पेस मिला है, वो स्पेस को खत्म कर रहे हैं। जो स्पेस को खत्म कर रहे हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर भी आक्रमण है। एक केवल कंट्रोल नहीं है, सारी डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर हस्तक्षेप है।
इसको सोचना चाहिए हम लोग को, जो इसको कैसे हम लोग मुकाबला करेंगे। हम लोग देख रहे हैं अभी दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप गया है, ट्विटर भी पिटिशन डाला है, वो भी बोल रहा है जो ठीक है, एंड ठीक टू है, एंड ठीक है मजी साहब। इंस्टीट्यूशन जी। देखिए एक एडजस्ट मिनट, इसको तो हम लोग वेट कर रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग को पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना है। कॉन्स्टिट्यूशन को जो गार्जियन सुप्रीम कोर्ट है, अभी तो देखिए अभी फरवरी में ये रूल्स आए हैं। लॉकडाउन में हम लोग सब घर में बैठे हैं, हमारी व्यू को एक्सचेंज कर रहे हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है, सब लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। एक काला जो कानून रूल्स बना है, जो अटैक किया हमारे डेमोक्रेसी को, इसको जैसे वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करे। ठीक है मांझी साहब। हाँ जी। हाँ, 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 ठीक है मांझी हाँ। साहब। मांझी साहब ने काफी विस्तार में बताया कि ये कि पूरी तरीके से किस कि हम डेमोक्रेसी को ही जो हमें आजादी दी, आजादी उसको हमें बोलने का जो अधिकार मिला सोशल मीडिया के वजह से, हमें अपने विचारों व्यक्त करने में अधिकार मिला, उसको दबाने भी एक प्रयास है। ये जो अंकुश लगाने के जो निर्देश आए हैं। मैं संजय जी से थोड़ा एक दूसरे टॉपिक पर के विचार जानना चाहता हूं, मतलब एक दूसरे दृष्टिकोण से मीडिया के लिए, कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जो सत्ता में जो होता है, अगर उसकी विचारधारा अलग है, और उसकी विचारधारा अगर है कि समाज का इस वर्ग को कुचल दबा कर रखना है, इसकी आवाज को आगे आने नहीं देना है, तो वो कानून से हिसाब से बनाएगा। दिखाने के लिए होगा कि नहीं, हम ये जो कानून बना रहे हैं वो सबके भले के लिए है, कानून बना रहे हैं वो आतंकवाद को रोकने के लिए, हम ये जो कानून बना रहे हैं वो विदेशी ताकतों की गतिविधियों को रोकने के लिए है। लेकिन अंदर से अक्सर ये होता है कि वो कानूनों की आड़ में गरीब, शोषित, वंचित समाज है जो उनके किसी काम का नहीं है, केवल वोट देने के लिए उसका यूज होता है, ताकि उनका नहीं होता है, तो उसको वो अपनी आवाज ना उठा पाए, उनकी आवाज को दबाने के लिए अक्सर इस तरह कानून बनाए जाते हैं। और इसके पीछे सबसे ज्यादा जाति मानसिकता काम करती है। तो संजय जी, चूंकि आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में इतना लंबा आपका अनुभव है, आपने जो बताया कि सोशल मीडिया में लोग किस तरीके से, मूर्ख धारा के मीडिया में तो या तो वो हमारे मुद्दे उठाते नहीं या चुप रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया जहां हमें ये प्लेटफॉर्म देता कि एससी और एसटी और ओबीसी समाज के लोग अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, तो उनके खिलाफ भी सोशल मीडिया को उपयोग ने अभी बताया था। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि जो पत्रकार हैं, जो मीडिया समूह है, उनके अंदर भले ही वो हमारे मुद्दे ना उठाते हो, लेकिन उसके पीछे भी तो जाति मानसिकता काम करती होगी। वो हमारे मुद्दे नहीं उठाते हैं, या कभी उठाते भी हैं तो वो इस तरीके से उठाते हैं कि हमको न्याय ना मिल सके, तो आखिर उसके पीछे भी जाति मानसिकता काम करती होगी। क्योंकि मैं आपको एक ध्यान दिलाना चाहता हूं, अभी एक शिल्पा शेट्टी का जो यूरोप में बिग ब्रदर, जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर इंडिया में होता है बिग ब्रदर, एक शो होता है, उसमें वो भाग ली थी। और बिग ब्रदर में जेड गुडी नाम की एक अभिनेत्री उनके कंपटीशन में थी। और जेड गुडी के अलावा और भी वहां की सेलिब्रिटी थी। जब उनको लगा कि शिल्पा शेट्टी मेन कंपटीटर है, वो जीत सकती है, तो उन्होंने नस्लवादी उसके ऊपर टिप्पणियां करी। अब आप ये सोचिए कि जब नस्लवादी टिप्पणियां जब मीडिया में आई, तो पूरा मीडिया जो है, जेड गुडी जो कि उनकी ओरिजिन, उनके देश की, लेकिन यूरोप का पूरा मीडिया जेड गुडी जैसे अभिनेत्रियों के, सेलिब्रिटी के खिलाफ खड़ा हो गया और शिल्पा शेट्टी के समर्थन में आ गया। जो शिल्पा शेट्टी बिग ब्रदर कॉन्टेस्ट को हारने वाली थी, वो जातीय टिप्पणी या नस्ली टिप्पणी जो उसके ऊपर हुई, सपोर्ट के वजह से मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा जो जितने भी वोट जीतने के लिए मिलने चाहिए थे दर्शकों के, वो शिल्पा शेट्टी को इतने मिले कि वो पूरा कॉन्टेस्ट जीत गई। यहां तक कि बहुत सारी कंपनियों ने नस्ली टिप्पणी करने के लिए जेड गुडी और दूसरी जो सेलिब्रिटी काम कर रही थी, उनसे अपने कॉन्ट्रैक्ट, जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट थे या एडवर्टीजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट थे, वो रद्द कर दिए। जिस चैनल ने
जो टीवी चैनल जो बिग ब्रदर को टेलीकास्ट करता था, उसने उस कार्यक्रम को ही अपने चैनल से हटा दिया भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा व्यवहार कभी इंडियन मीडिया की ओर से नहीं देखने को मिलता है। यहाँ चाहे सुरेखा भोतमांगे के साथ जैसी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो, उसके बाद उनकी हत्या कर दी जाए, चाहे अभी आप देख लीजिए यहाँ पर हाथरस की घटना देख लीजिए, वहां एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, बाद में वो अस्पताल में मरी, और उसकी पुलिस ने उसकी लाश को बिना परिवार के की रजामंदी के और उनकी उपस्थिति के उसको फूंक दिया। उसको अंतिम क्रिया नहीं करेंगे, उसको कह दिया फूंक दिया। इसी तरह आगरा में हुई। आगरा में एक लाश जो है चिता पे रख दी गई थी, लेकिन वो शमशान भूमि पे प्रायः सवर्णों की लाश जलती थी। वहां सवर्ण समाज के लोग आ गए, उन्होंने वहां पर कि आग लग चुकी थी, उसके बावजूद उन्होंने दलित समाज को मजबूर कर दिया कि आग इसको बुझाओ और अपनी लाश को यहाँ ले जाओ, ये सवर्णों की शमशान भूमि है, आप इसको यहाँ पर अंत्येष्टि नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ऐसे कासगंज में दलित को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया गया, हाई कोर्ट का आदेश, तमाम पुलिस फोर्स लगाई गई, तब जो है उसको चढ़ने दिया गया। इस तरह घटना मीडिया में आती हैं, लेकिन केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए आती हैं इंडियन मीडिया में। इंडियन मीडिया का कोई उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा कि इन घटनाओं पर इतनी चर्चा है कि समाज में इतनी जागरूकता आ जाए कि दोबारा कभी सुरेखा भोतमांगे जैसी घटना ना हो, या हाथरस जैसी घटना ना हो, या आगरा जैसी घटना ना हो, ऐसे कभी वो चर्चा नहीं करे। तो इस तरह की जाति मानसिकता के बारे में आप अपने विचार दें, क्योंकि आप मीडिया में खुद हैं, तो मीडिया में ऐसा माहौल आप खुद भी देखते होंगे, आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल सही आपने कहा कि मीडिया का जो चरित्र है वो जातिवादी चरित्र तो है, इसलिए कि अगर SC ST या बहुजन अपनी हक की बात करता है, या फिर अगर आप किसी भी विमर्श की आप बात करते हैं, तो आपके ऊपर एक ठप्पा लगता है कि आप जातिवादी हैं, आप बहुजनों की बात करते हैं। लेकिन जब वे करते हैं तो उनका कोई सवाल नहीं उठता, उन पर कोई चर्चा नहीं करता, और वो मीडिया में चीजें नहीं आती। सबसे चौंकाने वाली बात है, आपने भी अस्मिता की खोज एक किताब लिखी थी और जाति का पूरा तार कर रखा था। अब सोचिए कि आज इतने साल के बीच जिस कानून की बात हो रही है, हमारे देश से जाति हटाने का कोई कानून नहीं बना दिया। इस सोशल मीडिया पर आप देखेंगे जो पत्रकार हैं, वे अपने जाति सूचक सरनेम को फेसबुक आईडी बनाकर रखते हुए, चौबे जी, छब्बे जी, दुबे जी, इस नाम से उनका आईडी है। और सोचिए कि मतलब कितनी शर्मनाक बात है कि आप जाति को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जहां मीडिया का सवाल है, तो मीडिया का जो न्यूज रूम है, उस न्यूज रूम में तो बहुजनों का प्रवेश बंद है, दरवाजे बंद है। रॉबिन जाफरी ने भी बहुत बड़ा सवाल उठाया था, कई बड़े बड़े दिग्गज पत्रकारों ने भी सवाल उठा चुके हैं कि किस तरह से न्यूज रूम के दरवाजे बंद कर दिए गए। अगर पता चल जाए कि वह किसी दलित वर्ग से है, SC ST वर्ग से है, तो उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हम कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर की जो तस्वीर है बहुजनों को लेकर, वो धुंधली है। इसलिए आज सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब चैनल पर बड़े पैमाने पर जो हमारे SC ST वर्ग के लोग हैं, बहुजन वर्ग के जो लोग हैं, उन्होंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, अपना एक मीडिया हाउस खड़ा कर दिया है, मैगजीन तक खड़ी कर दी है, एक मैगजीन भी खड़ी कर दी। लेकिन हमारा वो, चूंकि हमारा समाज बटा हुआ है, अगर हम दलित दस्तक निकालते हैं, नेशनल दस्तक निकालते हैं, अगर उसमें दलित शब्द आ जाता है तो नाक बहाव सिकुड़ लेते हैं। अभी भी वो लगता है कि छूट है, उसे पढ़ने की इच्छा भी नहीं करते, पढ़ता वही है, देखना चाहता है कि आखिर इसमें दिखता क्या है। अब भारतीय पत्रकारिता के आज हिंदी दिवस है, हिंदी पत्रकारिता का दिन भी है। आप अखबारों को उलट के देख लें, सबसे ज्यादा अखबार में राजनीतिक खबरें छपती है, उसके बाद अपराध की खबरें छपती है, उसके बाद शासन प्रशासन की खबर छपती है, उसके बाद आपको शिक्षा और दूसरी जो चीजें 2 से 3% चीजें छपती है। बहुजनों का सवाल छपता ही नहीं है। आपने सही कहा कि TRP बढ़ाने के लिए टीवी चैनल पर दिखाए जाते हैं,
टीवी चैनल पर तो क्षणिक है, दिखाए और निकल गए। लेकिन जो प्रिंट मीडिया है वह भी कोने में खबर को परोस देती है, छोटी सी खबर लगाती है। मतलब इतनी भयावह तस्वीर है मीडिया के अंदर की कि अगर कोई खबर जाती भी है तो नहीं चलती। बाबा साहब की जयंती हुई या पुण्यतिथि की खबर जब आती है तो उन्हें मजबूरन वो लगाना पड़ता है। कभी कभी तो ये हो जाता है कि बाबा साहब के ऊपर जब माल्यार्पण होता है उनके प्रतिमा पर, तो बाबा साहब की तस्वीर नहीं छपती है, वो नेता की तस्वीर छपती है। तो उसकी जो भारतीय मीडिया की जो सोच है, आप देखिए कि कितनी गंदी सोच है। जब उन पर लेख आता है तो एक दो लेख एडिटोरियल पर छप जाता है। लेकिन वहीं पर देखें जब जातियों का सम्मेलन होता है, नहीं किसी जाति से हमारा विरोध नहीं है, किसी जाति विशेष से, लेकिन जब जातियों का सम्मेलन होता है, ग्लोबल सम्मेलन होता है, अब किसी जाति का ग्लोबल सम्मेलन भी होता है, और वो 3 कॉलम 4 कॉलम में फोटो के साथ खबरें छपती हैं। लेकिन अगर मुझे ये बताएं कि 2 जातियों को छोड़ दें तो खबरें कहाँ छपती है। अगर हम बिहार में पीछे जाएं, एक बहुत बड़े जो है जिन पर नरसंहार का आरोप था, उनकी हत्या कर दी गई, और उनकी हत्या में जब शव यात्रा पटना आई आरा से, तो पूरा का पूरा जो है शहर लग रहा था कि वो मरघट की तरफ एक तरह से हो गया था। लोग घरों में दुबक गए थे, पुलिस प्रशासन दुबक गई थी। एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा था, यहाँ के डीजीपी थे, गो अभियान में गो। ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। अगर आप उसकी इतनी चीजें छपी अखबार में, वो पूरा अखबार रंगा रहा खबरों से, लेकिन वहीं पर जब किसी दलित के साथ, SC/ST के साथ चीज घटनाएं घटती है, OBC के साथ घटनाएं घटती है, तो अखबार में छोटी सी खबर छपती है, जब तक बड़ी बात नहीं होती है। तो इसलिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज रूम के अंदर अगर बहुजन नहीं है तो खबर आएगी कहां से। अगर बहुजन है भी तो खबर वो छाप नहीं सकता है। खबर बना भी देगा तो ऊपर के जो लोग बैठे हुए हैं शिखर पर, वो बड़ी ऊंची जाति के लोग हैं। अरे यार क्या ये खबर ले आए हो, छोड़ो हटाओ इसको, दूसरी खबर लगाओ। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं मोर्चे पर से रोक दी जाती है। एक मैं पटने के अखबार की बात करता हूँ, हमारे बहुजन संपादक हैं, मैंने ज्योतिबा फुले पर एक आलेख उनको दिया था कि भाई ये इसे लगाना है। उनकी मैं हिम्मत की बात नहीं कर सकता हूँ, वो खबर आर्टिकल एडिटोरियल पेज की बात छोड़ दीजिए, मतलब लेटर टू एडिटर में भी जगह नहीं पा पाए। हम समझ सकते हैं उसको, हो सकता है बाजारवाद का एक दबाव हो उनके ऊपर, लेकिन 4 लाइन की तो श्रद्धांजलि और संवेदना और जो भी उनके विचारों को तो कोट करके छाप सकते थे। ये सब तमाम जो चीजें अखबारों से गायब हो चुकी हो, चाहे कोई मीडिया हो, चाहे हम निजी की बात करें, सरकारी की बात करें, सोशल मीडिया में जो चीजें आ रही हैं, तो जो बहुजन वर्ग है वो लिख रहा है, तमाम चीजों को लिख रहा है, लेकिन उसमें भी है, अगर वो लिखता है तो उसके पीछे 10 पड़ जाते हैं। आरक्षण के मुद्दे को उठाएंगे तो उसके पीछे लोग तुम्हें भीख चाहिए, ये चाहिए, 10 तरह के एलिगेशन लगाने लगते हैं, गालियां तक देने लगते हैं। जय भीम बोलेंगे तो आपको गालियां देने लगते हैं। तो समाज को सोचना होगा कि ये जो बराबरी और गैर बराबरी का फासला है उसे दूर करें। शहरों में ऑटो में बताते हैं कि जातिवाद कहाँ है। ऑटो में SC/ST भी बैठता है, बहुजन भी बैठता है, और ब्राह्मण किसी जाति का भी लोग बैठता है, लेकिन ये केवल एक वो तस्वीर आप दिखा रहे हैं जो धुंध है। जैसे ही वो अपनी जाति बताएगा, उसे देखिए उसके साथ कैसा व्यवहार होता है। सीवरेज साफ करने वाले कौन लोग हैं, रेलवे ट्रैक पर लैट्रिन साफ करने वाले कौन लोग हैं, लेकिन मीडिया में कौन लोग हैं, इससे सवाल मीडिया ने कभी उठाया है? तो ये नहीं है। अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका में पहले अश्वेत नहीं थे, वहां पर काफी हुआ कि भाई इनको लाया जाए। वहां के जो श्वेत लोगों ने अश्वेतों को प्रशिक्षण देकर मीडिया में लाया, और आज देखिए वहां की तस्वीर बदली हुई है। लेकिन हिंदुस्तान ये तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? जो भारत सरकार का सबसे बड़ा IMC जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से बहुत सारे बहुजन वर्ग के छात्र मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। अगर किसी अखबार में, अगर चैनल में काम कर रहे हैं तो अपनी जाति को छुपा के कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा चैनल, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं यहाँ पर, उसकी एक महिला पत्रकार को उसकी जाति को लेकर परेशान किया गया और बाद में उसे निकाल दिया गया। आज वो किसी YouTube चैनल से जुड़ी हुई। बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग है कि
लेकिन इसे देखना होगा और समझना होगा कि ये तस्वीर आखिर कब बदलेगी। या चाहता नहीं है समाज, समाज तो नहीं चाहेगा कि जाति टूटे। अगर जाति टूटती तो हमारे मीडिया में भी हमें जगह मिलता और मीडिया में भी हमारे लोग होते, बहुजनों की बात सुनी जाती, आवाज उठती। क्या वो सोशल मीडिया में जो भी हो, हम लोग अपनी वजह से आ चुके हैं, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आते हैं। ठीक। ये कटा है साहब। हाँ, धन्यवाद संजय जी। हाँ, आपने अभी कानूनी पहलू के बारे में जो अभी जो निर्देश आए हैं या जो अंकुश ने कोशिश की जा रही है उनके कानूनी पहलू के बारे में बताया, बहुजनों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बहुजनों के साथ किस तरीके से नाइंसाफी लगातार हो रही है, कभी प्रत्यक्ष होती है कभी अप्रत्यक्ष होती है, वो बताया। मैं आपसे आपके विचार जो बहुजन जातियों का जो अधिकारों का संघर्ष है उसमें जो मीडिया की भूमिका या उसके महत्व के बारे में जब विचार जानना चाहता हूं, क्योंकि जब आप देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी 1920 में अपना पहला अखबार निकाला था मूक नायक, और बाद में उन्होंने हमेशा अखबार निकालने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा ज्यादा अपने पत्र निकालने चाहिए। मूक नायक के बाद उन्होंने बहिष्कार, भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत का भी प्रकाशन किया। इसी प्रकार पिछड़ी जाति से आने वाले जो रमा स्वामी नायकर हैं, उन्होंने भी इंग्लिश में एक पेपर निकाला, तमिल में जो कुड़ी अरसू नाम की पत्रिकाओं का संपादन किया। तो इस तरीके से मतलब हम ये देखते हैं चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो या नायकर रामास्वामी पेरियार हो, इन सबने मीडिया पर बहुत अधिक जोर दिया कि हमारा अपना मीडिया होना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि 20 वर्षों तक बहुजनों की सरकार रही, नेता अलग अलग थे, नाम अलग अलग थे, लेकिन एक पार्टी जाती थी, दूसरी पार्टी थी लेकिन आती थी और बोल जाती थी, फिर दूसरी आ जाती थी। ये जो 2017 में जो सरकार बनी उससे पहले आप देखिए तो 20 साल तक दलितों पिछड़ों की सरकार थी। किसी में पिछड़ों के वोट ज्यादा थे, किसी में दलितों के वोट ज्यादा थे, लेकिन थी अगर कहा जाए तो बहुजन जातियों की सरकार थी। पैसे की कोई कमी नहीं है, एक से एक हमारे पास नेता है, एक हमारे पास तमाम ऐसे उद्योगपति भी हैं कि जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर हम अपना एक चैनल भी नहीं खड़ा कर पाए, जबकि राजनेताओं को सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए था। आप देखिए दक्षिण भारत में जो राजनेता है उन्होंने अपने अपने चैनल खड़े किए हैं, यहाँ तक कि जो द्रविड़ आंदोलन से संबंधित हमारे नेता उन्होंने अपना चैनल खड़ा किया। लेकिन उत्तर भारत में हम ये फैल रहे हैं, हिंदी भाषी जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वो यहाँ तक कि पूरा उत्तर भारत ले लीजिए, चाहे हिंदी भाषी का ले, पूरा उत्तर भारत ले लीजिए, हम कहीं भी अपना मीडिया खड़ा नहीं कर पाए। आज जरूर हम सोशल मीडिया में प्रवेश किए, उसमें सफल भी हुए। हमारे बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जिसपे 5-5, 10-10 लाख सब्सक्राइबर हैं, यहाँ तक कि एक चैनल ऐसे हैं जिनके 30-35 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो ऐसे में सोशल मीडिया ही हमारा एक सहारा है, लेकिन आखिर हमारे नेता इस बात पर ध्यान नहीं देते। अगर इस तरीके के अंकुश लगते रहे तो हमारा सोशल मीडिया भी साथ हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर हम अपने विचार कहाँ रखें। तो आखिर हम अपना चैनल, अपना मीडिया क्यों नहीं तैयार कर पाए, और कहां पर हमारे नेताओं की चूक हुई और वो क्यों इस पर अधिक ध्यान नहीं दिए, इसमें अपने विचार रखें। मांझी साहब। हाँ जी, इसके पीछे तो कारण है जो हमारी जो हाँ मांझी साहब, हमारी जो नेतागण वो जो पावर में जाते हैं वो देखते हैं जो पूंजीपति का जो मीडिया है उसको कवर करते हैं, वो सोचते हैं जो इसी में काम हो जाएगा। एक्चुअली जो लड़ाई है, देखिए बेसिक लड़ाई देश में तो है, जैसे जाति वर्ग का जो लड़ाई होते हैं, यही असली लड़ाई है। हमारी डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप इसके अंदर अभी तक स्पेस बचे हुए हैं। इसी कारण से हमारी जो आदमी है वो तो गरीब आदमी है, वो तो शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग का अपना जो आवाज बुलंद करने के लिए, अपना जो आदमी के पास पहुंचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर, बिन पेरियार साहब
सब भी कोशिश किया, छोटे छोटे जो, यही असली असली लड़ाई का तरीका होता है। पहले आप देखिए जो 80s के पहले भी छोटे छोटे जो गांव में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजन लेवल पे जो मंथली और वीकली भी छोटे छोटे मैगजीन हम लोग निकालते थे। उसी मैगजीन में बहुत खबर हम लोग जनता के सामने पहुंचाने की कोशिश करते। अभी जो उसके बाद जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का जो डेवलपमेंट हो गया, एक्चुअली ये मेन कारण है। देखिए, असली जो लड़ाई है ये पूंजी के साथ संपर्क की है। जो बड़े पूंजी, जो बड़े उद्योग सारी छोटे छोटे उद्योग को खा लेते हैं, खत्म कर देते हैं। उसको लड़ाई में जो उसको जो सिंसियरली हम लोग को लड़ाई लड़ना है, एक छोटे मैगजीन को निकालने के बाद, मेरा भी एक एक्सपीरियंस है। अभी मैं बंगाल में एक छोटा मैगजीन निकालते, उसको बड़ा साइज है वो, कभी 4 पेज, कभी 8 पेज भी निकालते, 2 रुपया हम लोग देते हैं। और 2 रुपया से भी लोग को पास पहुंचाते हैं हम। ये सिंसियरली काम है हम लोग का। अभी देखिए, सोशल मीडिया आने के बाद अभी तुरंत पहुंचाने के लिए भी एक व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, फेसबुक भी आ गया। तो देखिए, ज्यादा खर्चा भी हो रहा नहीं, प्रिंटिंग खर्चा भी हो रहा नहीं, उसके पास पहुंचाने के लिए भी हम लोग का भी ज्यादा मेहनत करना नहीं है। इसी कारण से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ये स्टेट कंट्रोल कर रहा है। ये पूंजीपति स्टेट के पीछे जो पड़े हुए पूंजीपति वर्ग, उसको कंट्रोल कर रहे हैं अपना स्टेट का जो पकड़ने के लिए, अपना अपना जो शासन को बजाय रखने के लिए ये शासन के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक ही ठीक बात है। देखिए, सोशल मीडिया तो वो तो कंट्रोल करेंगे। अभी देखने का, सोशल मीडिया जो मालिक जो होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, जो भी बड़े बड़े कंपनी, वो बाहर का कंपनी है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। इस कारण ये सोशल मीडिया में भी उसको भी फायदा है, उसको भी एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, उसको भी फायदा होता है, वो भी कोशिश करेंगे। तो जो भी हो, ये लड़ाई है। एक तो साइंस के साथ भी हमारा भी एक लड़ाई आगे बढ़ते हैं, और वो पूंजीपति उसको कंट्रोल करते हैं। अभी हम लोग को देखना है कितना दूर तक ये लड़ाई जाएंगे। हमारी जो काम है, ये जो इसको मैं काला कानून भी बोलते हैं, जो रूल्स निकाला, इसको खिलाफ भी हम लोग लड़ाई करना पड़ेगी। कोर्ट में भी लड़ाई करना पड़ेगी, आउटसाइड द कोर्ट में लड़ाई करना है। कारण इसको जो कितना कितना पूरा जानकारी होना चाहिए। ये जो रूल्स लेके आए हैं, ये जानकारी को हम लोग का पहुंचाना है हमारी जो आदमी के पास। देखिए, छोटे छोटे तो जो प्रिंट मीडिया, उसको भी लगातार हम लोग भी काम करना पड़ेगी। कारण वो भी एक सोशल मीडिया का पार्ट है। जैसे 2000 प्रिंट हम लोग निकालते हैं, 1000 जनता के पहुंच जाते हैं, 1000 पड़े हुए हैं, उसको भी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। उसको केवल हम लोग सोशल मीडिया का एक पार्ट रूप से लेके हम लोग को लेना है। कारण ये संकट जो, देखिए अभी जो सोशल मीडिया का जो मालिक, जो बड़े पूंजीपति वर्ग, कम से कम हम लोग अल्टरनेटिव जो मीडिया बोलते हैं, हमारा जो अल्टरनेटिव सोशल मीडिया, जो बाबा साहेब, पेरियार साहब सब जो काम करते थे उसी समय, उसको भी आगे हम लोग को बढ़ाना है। वो प्रैक्टिस भी हम लोग को शुरू करना है, हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए। धन्यवाद मांझी साहब। आपने जैसा बताया कि जो मीडिया है असल में पूरे पूंजी का खेल बन गया है। तो और चूंकि इन सारे मीडिया हाउस के मालिक बड़े बड़े कारपोरेट हैं, तो उनको तो बिजनेस में फायदा उठाना, पैसा कमाना ही उनका इंटेंशन है। और चूंकि पैसा कमाने के लिए उनके सरकार की मदद की जरूरत होती है, और सरकार को भी उनसे डोनेशन की आवश्यकता होती है, राजनीतिक दलों को भी डोनेशन की आवश्यकता होती है चुनाव के समय। इसलिए राजनीतिक दलों से का साथ उनका जो है वो एक तरीके का व्यापारिक संबंध होता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया, वो जो मुख्य धारा का मीडिया है, वो तो कभी हमारी बात उठाता नहीं है, वो तो वही बात उठाता है जो उनके मालिक कहते हैं। जहां तक
इसी संबंध में मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात यहाँ पर बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों के लिए भी, कि जो जो व्यवसायिक रण हुआ है मीडिया का, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसके बारे में कहा था कि भारत में पत्रकारिता पहले एक पेशा थी, अब वह व्यापार बन गई है। साहब ने लिखा है कि भारत में पत्रकारिता पहले एक पेशा थी, अब वह एक व्यापार बन गई है। अखबार चलाने वालों को नैतिकता से उतना ही मतलब रहता है जितना कि किसी साबुन बनाने वाले को। मतलब साबुन बनाने वाला यही सोचता है कि साबुन बिके तो उसे कुछ पैसा मिले, तो यही अखबार चलाने वाले का उतनी नैतिकता है। उससे उससे मतलब कुछ नहीं कि अखबार निकालने का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब कहते हैं कि भारत में पत्रकार यह नहीं मानते कि बिना किसी प्रयोजन के समाचार देना, निर्भयता पूर्वक उन लोगों की निंदा करना जो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, फिर चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पूरे समुदाय के हितों की रक्षा करने वाली नीति को प्रतिपादित करना उनका पहला और प्राथमिक कर्तव्य होता है। इसको भारत के पत्रकार नहीं मानते हैं, बल्कि वो व्यक्ति पूजा अब उनका मुख्य कर्तव्य बन गया है। भारतीय प्रेस में समाचार को सनसनीखेज बनाना, तार्किक विचारों के स्थान पर अतार्किक जुनूनी बातें लिखना, जिम्मेदार लोगों की बुद्धि को जागृत करने की बजाय गैर जिम्मेदार लोगों की भावनाएं भड़काना ये आम बात है। और बाबा साहब कहते हैं, लिखते हैं आगे कि व्यक्ति पूजा की खातिर देश के हितों की इतनी विवेकहीन बलि इससे पहले कभी नहीं दी गई। व्यक्ति पूजा कभी इतनी अंधी नहीं थी जितनी कि आज के भारत में है। और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती कि कुछ सम्मानित अपवाद हैं, परंतु की संख्या बहुत कम है, उनकी आवाज कभी सुनी नहीं जाती। ये आप हम सोच सकते हैं बाबा साहब ने उस समय के को लेकर कही थी कि उस समय का अगर जो व्यापारिक रण था, जो व्यवसायिक रण जो मीडिया में आया था, अगर हम आज से तुलना करें तो आज जो है व्यवसाय गुना हो चुका है। अगर उस समय की जो नैतिकता को बाबा साहब ने नैतिकता नहीं मानी, तो आप सोच सकते जो है बाबा साहब गुजरे हुए इतने साल हो गए, आज उस नैतिकता में कितनी गिरावट आ गई होगी। ये उस समय का, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो मुख्य आधार का मीडिया तो पूरा व्यवसाय का ही माध्यम बन गया है। अब उनके मालिकों को तो पहले, इसलिए वो हमारी आवाज क्यों उठाएंगे। और अगर सत्ता में लोग बैठे हुए लोग वो हमारी आवाज नहीं उठाना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, तो मीडिया उन्हीं का साथ देगा। ऐसे में जो अब आप सोचिए कि जो मानसिकता की बात, जातीय मानसिकता जो संजय जी ने कही थी, उसके बारे में भी मैं बाबा साहब का एक बात बताना चाहूंगा सभी दर्शकों को। बाबा साहब ने जब केंद्रीय मंत्रिमंडल से नेहरू के मंत्रिमंडल से 27 दिसंबर 1951 को जब इस्तीफा दिया था, तो उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा क्यों दिया उसके लिए एक बयान जारी किया था। उस वक्तव्य में उन्होंने जो संसद को संबोधित करते हुए लिखा था, उसमें त्यागपत्र के 3 कारण बताए थे, और तीसरा कारण उनका जो था पत्रकारिता से संबंधित था। उन्होंने लिखा था कि तीसरा जो कारण है वो हमारे यहाँ के अखबार हैं, जो कुछ लोगों के लिए सदियों पुराने पक्षपात और अन्य के खिलाफ पूर्वाग्रह रखते हैं। मतलब एक के साथ जब लिखते हैं तो या तो पक्षपात करते हैं, और दूसरे के बारे में, खासतौर पे वंचित समाज के बारे में, दलित समाज के बारे में जब भी लिखते हैं, तो उनके अंदर जो पूर्वाग्रह होता है उसके आधार पर ही उनकी लेखनी चलती है। उनकी धारणाएं तथ्यों पर कम आधारित होती हैं। ये बाबा साहब लिख रहे हैं, उनका मैं कोट कर रहा हूं, उनके लिखे हुए को। उनकी धारणाएं तथ्यों पर कम आधारित होती हैं। जब उन्हें कोई रिक्त देता है तो उसे भरने के लिए वे ऐसी बातों का सहारा लेते हैं जिससे कि उनके प्रिय लोग खुश हो जाएं, और जिनका भी पक्ष लेते हैं उनको कुछ भी ना उससे लाभ हो, उल्टे वो गलत साबित हों। कुछ जो है मेरे मामले में भी हुआ है, क्योंकि बाबा साहब का भी हमेशा आलोचना उस समय की मीडिया ने किया था। ये उन्होंने कहा था कि ऐसा ही मेरे मामले में हुआ है। अब हम ये सोच सकते हैं बाबा साहब ने जो उस समय लिखा कि मीडिया तथ्यों पे कम आधारित होता है, उसके जो भी उसकी जो सूचनाएं होती हैं, जो उनके लेख होते हैं, या जो उस समय तो मतलब ये समाचार पत्रों के बारे में बात रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं। तो आज भी वही है, आज भी तथ्यों पे कम होता है। आज भी जो उनकी मानाएं है, अगर एससी समाज है, अनुसूचित समाज जातियों का समाज है, या आदिवासी है, या ओबीसी वर्ग है, तो उनके बारे में जब लिखते हैं तो जो उनकी मानता है, उनके वो मानसिकता
लेख लिखते समय उनकी लेखनी जब चलती है उस समय मानसिकता वो काम करती है। वही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। जब वो जैसे संजय जी ने बताया कि कोई दलतुम सवाल होता है तो वो नाक भौं सिकोड़ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसे सवालों को ना उठाए। तो वो जातीय मानसिकता आज भी काम कर रही है। और चाहे देश भले आजाद हुए, बाबा साहब गुजरे हुए इतने दिन हो गए, उनका लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू है और आधुनिकता की दौड़ में पूरा विश्व इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन हमारे जो पत्रकार वो जाति मानसिकता से आज भी बाहर नहीं निकल पाए। आज ही जाति मानसिकता से में आज भी ग्रसित है। उसी समाज का हिस्सा हमारे पत्रकार हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और आप देखिए कि जैसे कि उन्होंने लिखा बाबा साहब ने कि जहां भी कोई खाली स्थान मिलता है तो वहां वो ऐसी बातें करते हैं जिससे उनके समर्थन प्रिय लोगों को फायदा होता है। वो आज भी मीडिया देखिए, जरूरत पड़ती है तो स्वर्ग की सीढ़ी भी ढूंढ लाते हैं, ऐसी जगह ढूंढ लाते हैं जहां रावण अपने हवाई जहाज कहाँ खड़ा करता है। और हाथरस जैसी घटनाएं, आगरा जैसी घटनाएं जहां पे जलती हुई चिता से दलित की लाश को हटा दिया जाता है, ऐसी घटनाओं के लिए चर्चा करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं होता है। तो ऐसे में हमारे पास, इस देश के बहुजन समाज के पास, बहुजन जातियों के पास सोशल मीडिया के अलावा कोई भी और विकल्प नहीं है। माजी साहब ने कहा कि छोटी छोटी पत्रिकाएं जो पहले निकलती तो उनको भी निकालना चाहिए। निश्चित रूप से वो अच्छा सुझाव है और विकल्प रूप में उसके बारे में भी सोचना चाहिए। लेकिन फिलहाल जो हम जिस तरह से अपनी बात सत्ता के सामने रख पाने में तुलनात्मक रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया की तुलना में हम अपनी बात रख पाने में सोशल मीडिया में सक्षम हुए हैं, सफल हुए हैं, अपने समाज को न्याय दिलवाने में भी सफल हुए हैं। आप देखिए, अगर किसी थाने में कोई दलित जाता है, उसके ऊपर अत्याचार होता है और वो अपनी रिपोर्ट लिखाना चाहता है तो पुलिस उसको भगा देती है और रिपोर्ट नहीं लिखती है। लेकिन अगर उसी समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उस घटना को का या उसका वीडियो, उसकी प्रार्थना पत्रिका में टैग करके एसपी या डीआईजी को तुरंत भेज देता है तो कार्रवाई तुरंत हो जाती है, क्योंकि तुरंत हायर अथॉरिटी के संज्ञान में वो मामला आ जाता है। तो सोशल मीडिया हमारा केवल रक्षक ही नहीं है, हमारा एक हथियार भी है अपने ऊपर अत्याचार का मुकाबला करने के लिए और अपने समाज को न्याय दिलवाने के लिए। तो इसलिए सोशल मीडिया के ऊपर अगर यदि अंकुश लगाने का कोई प्रयास किया जा रहा है तो यदि वो अंकुश एक अच्छे उद्देश्य के साथ लगाया जा रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां हैं, हमारे खिलाफ भी जाता है। हम और तमाम महापुरुषों के बारे में उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया में फैलाई जाती हैं। तो वो जहां उस हमारे विरोधी लोगों के खिलाफ भी काम करता है तो हमारे भी खिलाफ काम करता है। ऐसे कुछ ना कुछ गाइडलाइन तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह के जो भी अंकुश हैं वो पारदर्शी तरीके से लगाए जाने चाहिए। उद्देश्य में ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहाना कोई और हो और नतीजा हमारा बहुजन समाज भुगते। तो साथियों, इसी के साथ मैं इस चर्चा को समाप्त कर रहा हूं। चर्चा में भाग लेने वाले हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण माझी साहब का बहुत बहुत आभार, और पटना से हमारे पत्रकार साथी और लेखक साथी संजय कुमार जी का, जो कि इस चर्चा में हमारे साथ पहली बार आज भाग लिए, उनका भी बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करते हैं कि आगे की चर्चाओं में भी उनका साथ मिलेगा। और सभी साथियों का जो इस वीडियो को देखे हैं, लाइव चर्चा को देखें, और आगे भी इस चर्चा को, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय बहुजन समाज परिसंघ के पेज पर हमेशा उपलब्ध रहेगा, या जहां जहां शेयर हो गया वहां भी उपलब्ध रहेगा, इस चर्चा को देखेंगे। उन सब का भी बहुत बहुत आभार। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।